अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। आज इस वीडियो में मैंने आपको क्रिप्टो मार्केट की जितनी न्यूज़ अपडेट डिटेल मैंने निकाली आपके साथ शेयर करने वाली, वो शेयर करूँगा। आज 22 जून 2022 है। लेकिन सबसे पहले आपने मेरे से कल क्वेश्चन किया कि मैंने कल वीडियो बनाई थी KuCoin की ग्रिड बार ट्रेडिंग के ऊपर। वो एक बिल्कुल एक डेडिकेटेड मैंने वीडियो बनाई थी। मेरा मानना ये है कि आप लोगों ने वो वीडियो देखी नहीं है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो मेरी वीडियो लास्ट में देखिएगा। उस वीडियो में आपने मेरे से पूछा कि सर आपने जो ग्रिड बार ट्रेडिंग आई है उसके प्रॉफिट वगैरह शेयर करवाएं। देखिए अभी जो 2-3 दिन पहले मार्केट क्रैश की थी तो उसमें मैंने 2 ट्रेडें लगाई थी और दोनों को मैंने प्रॉफिट में क्लोज कर दिया था। आप खुद भी क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे इन्फिनिटी ग्रिड की 2 आपको ट्रेडें नजर आ रही हैं। जो इथेरियम की प्राइस जैसे तकरीबन $900 के करीब गई तो मैंने $2000 ऐड किया और उसमें मैंने ट्रेड लगाई। उस ग्रिड बार ट्रेडिंग का जो अनरियलाइज प्रॉफिट था, जैसे ही $158 गया तो मैंने ट्रेड क्लोज कर दी। अगर मैं ट्रेड क्लोज ना करता तो जो मेरा ग्रिड का प्रॉफिट क्रेडिट हो रहा था अकाउंट में वो तो सिर्फ $15 था। लेकिन मैंने देखा यार ग्रिड का प्रॉफिट तो $15 है, लेकिन वैसे अगर मैं इस वक्त ट्रेड क्लोज करता हूँ तो $158 का प्रॉफिट आता है, तो मैंने वो भी ट्रेड क्लोज कर दी। फिर मैंने एक बीटीसी की छोटी सी ट्रेड ली थी, वो भी मैंने क्लोज कर दी। एक मेरी ट्रेड जो है वो रनिंग में है। वो रनिंग में पिछले 35 दिनों से ये आपको डेट यहाँ पे नजर आ रहा है। पिछले 35 दिनों से मेरी ये ट्रेड जो है वो लगी हुई है। ये ट्रेड मैंने इथेरियम की प्राइस जब 2000 के करीब थी उस वक्त ली थी, लेकिन इथेरियम की प्राइस तो पिछले 1 माह से अच्छा खासा ड्रॉप हुई है। इस वजह से मेरा ये जो बैलेंस है नेगेटिव नजर आ रहा है और मैं इस जो ट्रेड है इसको होल्ड करके बैठा हूँ। जब तक प्रॉफिट में नहीं आता वहां तक ऑब्वियसली मुझे होल्ड करना पड़ेगा। यहाँ से अगर मैं चाहूँ, ये ऊपर आपको नजर आ रहा है क्लोज का, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं अपनी ट्रेड जो है वो क्लोज कर सकता हूँ। इस हवाले से आप लोगों ने मेरे से पूछा कि मुकद्दस भाई बताएं कि क्या हम लोग अगर ग्रिड बार ट्रेडिंग करते हैं तो क्या हमारा अकाउंट वॉश हो सकता है या नहीं। देखिए मुझे इस हवाले से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरा कभी ऐसे नहीं हुआ कि जितने की मैंने बैलेंस ऐड करके ग्रिड बार ट्रेडिंग ली हो, वो जो है जितना मैंने बैलेंस ऐड किया हो उससे भी नेगेटिव बैलेंस शो हो। कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, तो मेरा तो कभी अकाउंट वॉश नहीं हुआ। इस हवाले से मैं ये लाजमी कहूंगा कि चूंकि ये स्पॉट ट्रेडिंग होती है, आपने स्पॉट में बाइंग करनी होती है, तो इस वजह से आपकी जो वैल्यू है कॉइन्स की वो तो नेगेटिव में जा सकती है, लेकिन आपका अकाउंट मेरा ख्याल है वॉश नहीं होना चाहिए और ना ही ऐसा होगा। मेरे साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। फिर भी आपने जब ट्रेडिंग वगैरह लेनी होती है तो आपने ये चीजें रिस्क लेके, और ये मत भूलें अगर आपका ट्रेडिंग बैलेंस नेगेटिव नजर आ रहा है तो KuCoin में तो ऑप्शन है, आप बैलेंस भी ऐड कर सकते हैं मजीद अपने अकाउंट को। इन केस कि अगर आपको मसला है तो आप बैलेंस ऐड कर लें। और ठीक है। अच्छा, एक और मेरे से KuCoin के हवाले से किसी ने सवाल पूछा कि सर ये KuCoin पे ये फंडिंग रेट क्या चीज होती है, ये अक्सर प्रोजेक्टेड फंडिंग रेट शो हो रहा था। देखिए इसको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ। जब आप कभी फ्यूचर ट्रेड लेते हैं तो जिस क्रिप्टो पेयर में आप फ्यूचर ट्रेड लेते हैं उस क्रिप्टो पेयर के ऊपर जितने ट्रेडर्स होते हैं, मिसाल के तौर पे अभी ये बीटीसी का चार्ट ओपन है। अगर इस बीटीसी के चार्ट के ऊपर 100 ट्रेडर है, 100 ट्रेडर में से अगर 60 ट्रेडर ऐसे होते हैं जिन्होंने बाय का ऑर्डर लगाया, जबकि 40 ऐसे हैं जिन्होंने सेल का ऑर्डर लगाया, तो जो बायर होते हैं उन्होंने फिर ये फंडिंग रेट पे करना होता है सेलर्स को। इसी तरह अगर और वो पॉजिटिव में और ग्रीन नजर आ रहा होता है, इस वक्त आपको नेगेटिव में नजर आ रहा है। इससे आपको ये मैसेज मिलता है कि इस वक्त KuCoin के ऊपर, बीटीसी यूएसडीटी के ऊपर ज्यादा सेलर्स के ऑर्डर है। तो सेलर्स अगर अपनी ट्रेड को होल्ड करते हैं तो वो बायर्स को यहाँ पे इतने परसेंट, अपनी ट्रेड का इतने परसेंट उनको बायर्स को पे करेंगे। तो जब कभी भी आपने फ्यूचर ट्रेड लगानी है और उसको कई महीने अगर आपने होल्ड करना है, तो ये आपने जेहन में रखना है कि आपके अकाउंट में अगर तो ये फंडिंग रेट नेगेटिव है और आपने सेल का ऑर्डर लिया है, तो आपने जब तक ये नेगेटिव रहेगा उतने परसेंट आपने बायर्स को पे करते रहना है। इसी तरह अगर आपने बायर इस वक्त अगर आप बाय का ऑर्डर लगाते हैं तो ये फंडिंग रेट तो नेगेटिव है, तो इसका मतलब यह है कि आप देंगे नहीं बल्कि आपके अकाउंट में ये इतने परसेंट बैलेंस क्रेडिट होगा, क्योंकि आपने मार्केट के बिल्कुल अगेंस्ट जो है वो ट्रेड लिया है। तो इसको आपने जेहन में रख के फिर आपने ट्रेडिंग करनी है। बीटीसी के हवाले से मेरे से पूछा जा रहा था। देखिए मेरा मानना यह है कि जब तक बीटीसी की प्राइस 22,500 की ये जो 200 वीक की मूविंग एवरेज है इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं ट्रेड होगी, उस वक्त तक आप ये समझ लें कि बीटीसी की प्राइस अभी भी मजीद नीचे क्रैश कर सकती है। और अगर इसको ब्रेक करके बीटीसी की प्राइस ऊपर चले जाती है तो कुछ ठंडे सांस आपको लेना चाहिए। फिर आप शायद कह सकेंगे यार बीटीसी की प्राइस की ये जो 18,000 और 20,000 की रेंज है, ये मुझे लग रहा है बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गई है। अच्छा, उसके बाद जो इमीडिएट रेजिस्टेंस नजर आएगी बीटीसी की प्राइस को, वो 28,000 $29,000 की प्राइस है।
अगर थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें जो कि 100 डेज मूविंग एवरेज की लाइन है, अगर उसको भी ब्रेक कर देती है तो फिर तो यूं समझ लें कि शायद मार्केट ने अब थोड़ी सी करवट लेना शुरू की है। फिर आप उस हिसाब से अपनी ट्रेड वगैरह जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ये तो थी बीटीसी की बीटीसी का टेक्निकल एनालिसिस। कुछ इस हवाले से फंडामेंटल भी डेवलपमेंट्स हैं, मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर कर दूँ। कल मैं आपके साथ जो ग्लास नोड का पिछले हफ्ते की रिसर्च रिपोर्ट थी वो मैं सैडली आपके साथ शेयर नहीं कर सका, लेकिन ये एक सेंटीमेंट का एक चार्ट है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बड़ा अजीबोगरीब थोड़ा सा ऐसे चार्ट को अगर आप देखें तो आपको लगता है कि पूरे एक्सचेंजेस में जितने एक्सचेंजेस है ये उसका बैलेंस है, जो कि आपको थोड़ा सा डार्क पर्पल कलर का नजर आ रहा है। ये वाला ग्राफ देख रहे हैं आप, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये वाला एक्सचेंजेस में जो बीटीसी का बैलेंस है उसको शो करवा रहा है। यानी इस वक्त पिछले 3.5 साल का जो लोएस्ट स्टॉक है, आज से 3.5 साल पहले जितने क्रिप्टो के एक्सचेंजेस में बीटीसी का बैलेंस था, इस वक्त बैलेंस उतना है। हालांकि 3.5 सालों के अंदर बीटीसी कितनी उसकी सप्लाई आई है। अब एक्सचेंजेस में सप्लाई तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन सप्लाई जो है वो कम हो रही है, और इसका प्राइस पे इंपैक्ट ये होना चाहिए था कि प्राइस को शूट करना चाहिए था। जबकि स्टॉक टू फ्लो मॉडल के बारे में आगे आपको बताता हूं मैं जाके। इस सिर्फ एक्सचेंजेस पे सप्लाई का सिर्फ अगर हम मॉडल दे के प्राइस को प्रेडिक्ट करें तो इस वक्त जितना एक्सचेंजेस पे सप्लाई है बिटकॉइन की, इस हिसाब से बीटीसी की प्राइस $1 लाख से ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका वजह भी यही चार्ट है। ये चार्ट आपको बता रहा है कि जहां पे एक्सचेंजेस में बीटीसी का बैलेंस लो है, वहां पे एक्सचेंजेस पे यूएसडीटी का जो बैलेंस है वो पिछले 2, 2.5, 3 साल में सबसे ज्यादा का। ये देखें, वाइल्ड टेथर सप्लाई इज एट 200, यानी पिछले 2 सालों में एक्सचेंजेस में जितने टेथर की सप्लाई होती है उसका उसमें कई गुना पंप आया। तो इसका दूसरे लफ्जों में ये चार्ट बताना ये चाह रहा है कि मार्केट में जो एक पैनिक है, एक फियर है, लोग अपने बीटीसी को, खसूसन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, वो अपने बीटीसी को कन्वर्ट करके स्टेबल कॉइन में रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई कंफर्मेशन मिले कि बीटीसी की प्राइस ने अपना बॉटम देख लिया, जितना बीटीसी ने क्रैश करना था कर लिया। उसके बाद ये जितना एक्सचेंजेस में टेथर का बैलेंस बढ़ा हुआ है उसका एक बड़ा हिस्सा बीटीसी में आएगा। और मेरा मानना यह है कि जब मार्केट ने दोबारा रिकवरी करनी है, इस बार जो रिकवरी होगी मार्केट की, उसकी स्पीड, उसकी पेस इतनी ज्यादा होगी कि सबको, पूरी दुनिया को एक बार सरप्राइज कर देगी, और बड़ी बड़े मीडिया आउटलेट्स की हेडलाइंस बनेगी कि यार इतनी स्पीड से बीटीसी और क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस पंप कर रही है। आप खुद भी इमेजिन करें ना, इस वक्त जो क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस हैं तकरीबन 2017-18 की में जो क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस थी उस प्राइस में जो है वो ट्रेड हो रही हैं। और उस वक्त जो यूएसडीटी था जिसके जरिए लोग जो है वो स्टेबल कॉइन दे के क्रिप्टो करेंसीज बाय करते हैं, उसका टोटल बैलेंस तो तकरीबन 1 बिलियन के करीब था। अगर मतलब 2-4 और भी मिला दें तो 2 बिलियन के करीब था। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, जो स्टेबल कॉइन का सप्लाई है मार्केट में, जो मार्केट कैप है वो तकरीबन $150 अरब के करीब है। अब ये जो $150 अरब है, एकदम जब कंफर्मेशन हो जाएगी कि बीटीसी ने या क्रिप्टो मार्केट ने अपना जितना क्रैश होना था वो हो गया, ये $150 की सारी जब दोबारा इन्वेस्टमेंट और मजीद जब पैसा आएगा एकदम फोमो की वजह से, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं प्राइसेस जो है वो किस कदर पंप कर सकती हैं। लेकिन इट ऑल डिपेंड। अच्छा, मैं पिछली चंद वीडियो में आपके साथ स्टॉक टू फ्लो मॉडल के बारे में बताता आ रहा हूँ। ट्विटर पे एक अकाउंट है प्लान बी के नाम पे, ये उनका प्रेजेंटेड किया हुआ मॉडल है स्टॉक टू फ्लो मॉडल। और हैरानकुर तौर पे पिछले साल के मेरा ख्याल है दूसरे क्वार्टर तक जितनी जितनी इस मॉडल ने बीटीसी की प्राइस प्रेडिक्ट की थी, ऑलमोस्ट बीटीसी की प्राइस वैसे ही एक्सचेंज हो रही थी। लेकिन ये पिछले साल के क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 से इसकी जो मॉडल है वो आइस जो बीटीसी की प्राइस है उसके मॉडल से बिल्कुल हटके जा रही थी। विटालिक बटरन ने इस हवाले से कुछ राय का इजहार किया, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। विटालिक बटरन ने कहा कि ये बात सही है कि जब आप कोई ऐसा फाइनेंशियल मॉडल पेश करते हैं जिससे लोगों को एक तरह का फेक सेंस ऑफ सर्टेनिटी मिलता है कि एक लोगों का एक किसी प्राइस को प्रेडिक्ट करने से मतलब एक झूठा एक तरह का एक कंफर्मेशन होती है, तो फिर जब उनको नुकसान होता है तो फिर सोशल मीडिया में आपके साथ आपके ऊपर वो मॉकरी करते हैं, आपके मॉडल के ऊपर वो आपके मॉडल का मजाक उड़ाते हैं। खैर, स्टॉक टू फ्लो मॉडल तो अब काम नहीं कर रहा, लेकिन जो इस वक्त मार्केट में रिसेंट जो सेल है उसके कई फैक्टर्स ऑलरेडी आपको पता है। अभी जो रिसेंट सेल का प्रेशर आया था, ये जो बिटकॉइन माइनर्स हैं वो अब दोबारा सेल कर रहे हैं। ये एक पब्लिक बिटकॉइन माइनिंग फर्म है बिटफार्म, इन्होंने भी तकरीबन
3000 BTC जो है वो रिसेंटली सेल किया है। इसके अलावा और जो माइनिंग कंपनीज हैं वो अपने प्रॉफिट जो है इवन कैपिचुलेट कर रहे हैं। इस वक्त जो बिटफार्म है उनका जो पर कास्ट पार्टी है इनको ऑन एवरेज एक BTC माइन करने की वो तकरीबन 8000 के करीब कर रही है। तो अभी भी अगर वो BTC माइन करके सेल करते हैं तो उनको जो BTC की करंट प्राइस है उस पर एक BTC के ऊपर वो $12,000 का उनको प्रॉफिट होता है एक BTC के ऊपर, क्योंकि उनकी कास्ट एवरेज कास्ट जो है वो $8000 निकली है। अच्छा, ये विटालिक बटरन दुनिया के यूँ समझ लें कि दूसरी बड़ी क्रिप्टो करेंसी के मालिक ने एक ब्लॉग लिखा, सोशल मीडिया पे मौजूद बहस बना हुआ है कि यार ये विटालिक बटरन किस तरह का शख्स है, इतना सादा, इतनी आजजी। कोई जो है वो बड़ा अप्रिशिएट कर रहा है, कोई जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है वो बातें कर रहा है कि यार इतना अमीर और इतना सब कुछ होने के बावजूद इतनी कंजूसी। ये उसने अपना ट्रैवल बैग जो है वो लोगों को सजेस्ट किया है कि अगर आप लोग ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो 40 लीटर का ये एक बैग तैयार करें। उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करें वो उन्होंने बताया कि अगर आपको शेविंग मशीन चाहिए तो आपने बैग में इस तरह का ये छोटा सा एक शेविंग मशीन है जो टाइप सी के पोर्ट के साथ आप उसको चार्ज करें। चार्ज करने के बाद जहाँ भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं ये बाहर अपने बैग से निकालें, अपनी शेव करें। फिर और ये एंकर, ये चार्जर इन्होंने रिकमेंड किया है। और चार्जर की हालत देखें, मैं खुद भी बहुत रफ यूज़र हूँ चीज़ों का। कल बल्कि मेरे मेरे पास एक मेरे दोस्त आए, फॉलोअर आए, मेरे लैपटॉप का कोई मसला था वो सही करवा के आए। तो जब उन्होंने मेरे मेरे सारे गैजेट्स को देखा तो वो भी परेशान थे कि यार इतना मैं रफ यूज़ करता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि इतना जो है रफ यूज़र सिर्फ मैं नहीं हूँ, और भी हैं। और ये दुनिया का अमीर तरीन शख्स जो है टॉयलेट टिश्यू पेपर के ऊपर अपना माइक रख के जो है वो अपना काम चला रहा है। ये उसने अपनी सारी पिक्चर शेयर की अपने बैग की। ठीक है। अच्छा, थोड़ा ये लाइट मूड में मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा था। अच्छा, सतोशी नाकामोटो ने आ, आज से तकरीबन 12 साल पहले एक स्टेटमेंट दी थी, लास्ट कॉइन यानी ऐसे कॉइन जो कि हैकिंग की वजह या गलत एड्रेस पे चले जाते हैं, या वैसे लोग जो है उसकी अपने एड्रेस की प्राइवेट की सीड फ्रेजेस वगैरह भूल जाते हैं, वो जो कॉइन है वो दोबारा रिकवर नहीं हो सकते। तो सतोशी नाकामोटो ने कहा था कि जितने बिटकॉइन गुम हो जाते हैं यानी लॉस हो जाते हैं, जिनके ओनर की उन तक एक्सेस नहीं रहती, वो एक्चुअली बाकी सारी कम्युनिटी के लिए डोनेशंस होती हैं। अब ज़ाहिर बात है बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो 21 मिलियन है। जितनी सप्लाई जो है मार्केट से आउट होती जाएगी उतना इसका मतलब ये है कि मार्केट जो सेल प्रेशर है वो कम हो जाएगा। अब इस वक्त 21 मिलियन में से 3 मिलियन टोकन ऐसे हैं बिटकॉइन के जो कि लॉस्ट है और जो डोनेटेड है, जिन्होंने सेल नहीं होना। और इनमें से मेरा ख्याल है 1 मिलियन से ज्यादा तो सतोशी नाकामोटो के अपने ड्रेस में है। और सतोशी नाकामोटो के हवाले से भी मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। अब तो मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था कि सतोशी नाका पिछले दिनों एक हैकर्स की सुसाइड की वेव चली थी। उनमें से कई लोग तो ये कह रहे हैं कि शायद सतोशी नाकामोटो ने शायद सुसाइड कर लिया। अब जाहिर बात है जब सतोशी नाकामोटो मंजरे आम पे नहीं आएगा तो इस तरह की थ्योरी जो है वो लाजमी वजन पकड़ेंगी। अच्छा जी, यूनिस्वाप के हवाले से एक न्यूज़ है। यूनिस्वाप ने रिसेंटली अपने प्लेटफॉर्म में एनएफटी को एम्बेड करने की कोशिश किया है। इन्होंने ये एक एनएफटी एनएफटी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म था जेनी, उसको इंक्वायर किया और आइंदा चंद दिनों तक वो अपने प्लेटफॉर्म में इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो यूनिस्वाप के ऊपर रहते हुए आप एनएफटीज की ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह का यूनिस्वाप के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने का एक सिग्नल है। यूनिस्वाप की वैसे मैं प्राइस को चार्ट पे देख रहा था, यूनिस्वाप की प्राइस जो है अच्छी खासी जो है वो ड्रॉप हुई है। और यूनिस्वाप का भट्टा बैठा था जब अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने इसको थ्रेट किया था कि आप को जो है आप एक सिक्योरिटी हैं, तो आप इनको नोटिस वगैरह जारी करने का जैसे न्यूज़ आई है उसके बाद यूनिस्वाप की प्राइस जो है दोबारा रिकवरी नहीं की। ये मैं आपको बात लाजमी बताऊंगा कि इथीरियम के ऊपर इस वक्त सबसे बड़ा जो डेक्स है ये यूनिस्वाप है। और अगर आप डेक्सिस में कोई इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं, डेक्सिस किसको बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, तो अगर आप डेक्सिस में इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो आपको यूनिस्वाप में भी लाजमी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पॉपुलर इथीरियम के ऊपर ये है, पैनकेक स्वाप जो है वो बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर है। इसी तरह हर जो ब्लॉकचेन है उसका अपना अपना पॉपुलर एक्सचेंज है। तो डेक्सिस में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो यूनिस्वाप को आपने लाजमी गो थ्रू होना है। अभी मैं देख रहा था, अभी तो फिलहाल इनकी स्वाप पूल और वोट और ये ऑप्शंस हैं। अभी यहाँ पे जब वो
एक्टिव करेंगे NFT मार्केट प्लेस यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब है कि यूनिस्वैप पे आप अपने मेटामास्क को कनेक्ट करके, तो और वो जो इन्होंने जीनी नाम का बाय किया है वो NFT एग्रीगेटर है। इसका मतलब यह है कि वो मुख्तलिफ किस्म की जो NFT मार्केट प्लेसेस हैं वहां से अच्छी अच्छी रेट पे आपको NFTs वगैरह जो है वो शो करवाएगा। ठीक है। रोनन के हवाले से अपडेट है जी। रोनन ने अभी जो अपना सर्टिक से ऑडिट करवा दिया है। आपको पता है कि रोनिन के ऊपर हैक हुआ था। कहा जाता है कि डीफाई जो जितने प्लेटफॉर्म है उनमें से तारीख का सबसे बड़ा वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो ये हैक था। तकरीबन 700 मिलियन से ज़्यादा की हैकर्स ने चोरी की थी। ये बहुत बड़ा हैक हुआ था। उसके बाद इन्होंने जो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट करके अपना जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको दोबारा रिव्यू किया। रिव्यू करके थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके उन्होंने सर्टिक कंपनी को ऑडिट के लिए दिया। अभी उन्होंने कहा कि हमने वो ऑडिट रिपोर्ट वगैरह सारी चेक कर ली है। जो उन्होंने सर्टिक वालों ने हमें रिकमेंडेशन दी है हम उसको करेक्ट करके होपफुली इसी महीने जो है जो रोनन ब्रिज है उसको एक्टिव कर देंगे। अगर रोनन ब्रिज एक्टिव हो जाएगा तो ओबियसली जो रोनन और ऑक्सी इन्फिनिटी के टोकन्स हैं उनकी प्राइसेस में भी थोड़ा बहुत पंप लाजमी आना चाहिए, क्योंकि एक फंडामेंटल। और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये इसका ताल्लुक सिर्फ ऑक्सी इन्फिनिटी के प्लेटफॉर्म के साथ नहीं है। मैं ये देख रहा था कि जहां जहां भी मैंने लिक्विडिटी प्रोवाइड की है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करने से आपको बेनिफिट तो मिलता है, लेकिन आपकी जो इम्परमानेंट लॉस है उस वजह से, और खसूसन जब कभी मार्केट क्रैश करती है, उस मार्केट क्रैश करने पे आपको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन इस हवाले से मैं अपनी आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने SLP और रैप्ट इथेरियम की लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी। जब प्रोवाइड की थी उस वक्त तकरीबन $10,000 से ज़्यादा की वर्थ थी, और अभी आप देखें तकरीबन $2600 शो हो रही है। तो पिछले चंद महीने से जो मार्केट सारी क्रैश की है, SLP भी देखें कहाँ उसकी प्राइस ड्रॉप हुई है, और इथीरियम की प्राइस भी देखें कहाँ ड्रॉप हुई है। जब मैंने ऐड किया था उस वक्त इथीरियम की प्राइस मेरा ख्याल है $3000 के करीब थी, वो कम हो गए तकरीबन $1000 पे ट्रेड हो रही है, और SLP की प्राइस तो एकदम ही ज़मीन बोस हो गई है। इसी तरह फिर मैंने जो रॉन टोकन अर्न यहाँ पे मैं स्टेकिंग से अर्न कर रहा था उसको मैंने इधर सप्लाई ऐड की, तो ये भी तकरीबन $4000 से ज़्यादा की अमाउंट बनती थी, वो भी अब कम हो के कुछ 1700 के करीब वो वैल्यू रह गई है। तो लिक्विडिटी जब आप प्रोवाइड करें तो आपने इन सारे रिस्क को भी जेन में रखना है। अगर तो प्राइसेस, इसको आप दूसरे लफ्जों में जैसे मैंने कहा इम्परमानेंट लॉस के भी चांसेस हो सकते हैं। अच्छा, कार्डेनो के हवाले से एक अपडेट है कि कार्डेनो के जो डेवलपर्स हैं, उनके जो इनपुट आउटपुट कंपनी है, उनके जो डेवलपर हैं उन्होंने कार्डेनो के ऊपर एक लाइट वॉलेट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, लेस के नाम का। अभी मेरा ख्याल है वो अवेलेबल नहीं हुआ, पब्लिकली अनाउंसमेंट हुई है सिर्फ इसकी। अगर आप चाहें तो आप इनका वॉलेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं वैसे फ़िलहाल जो है ये नेमी नाम का जो एडा के ऊपर वॉलेट है वो यूज़ कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा वॉलेट है, और ऑलमोस्ट जितने भी बड़े बड़े डेक्सेस हैं कार्डेनो के ऊपर वो नेमी वॉलेट को वो है वो सपोर्ट करते हैं। इसी नेमी वॉलेट के ज़रिए मैंने यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी एडा और मिन स्वैप टोकन की। तो मेरे इस वक्त जो है तकरीबन ये मेरी जो लिक्विडिटी प्रोवाइड किया उस पर मुझे 4353 मिन स्वैप टोकन जो है वो मैंने अर्न कर ली हैं। मैंने सोचा कि महीने के महीने हर महीने जो है मैं जितने मिन्स टोकन हुआ करेंगे यकम के यकम मैं उनको या तो एडा में कन्वर्ट करके रख लिया करूँगा, या जितने टोकन मिलेंगे उनको मैं USDT में कन्वर्ट करके अपना प्रॉफिट कैश आउट करवा लिया करूँगा। ठीक है। यहाँ पर भी जो मैंने लिक्विडिटी प्रोवाइड किया है वो भी एक तरह का मेरा रिस्क है। तो इस तरह की जब कभी आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, इम्परमानेंट लॉस को जेन में रखना है। इम्परमानेंट लॉस क्या होता है कि आप जब लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो उनमें से अगर एक कोइन की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है और पीछे लिक्विडिटी पूल में उसकी लिक्विडिटी कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एडा और मिन स्वैप की जो है 50-50% लिक्विडिटी प्रोवाइड किया है। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि इस पूल में से अगर एडा ज़्यादा निकल जाता है तो एडा लिक्विडिटी से ज़्यादा निकल जाएगा। इसका मतलब यह है कि उन दोनों की प्राइसेस में फ़र्क आ जाएगा। लिक्विडिटी पूल के अंदर जितनी लिक्विडिटी है उसके डिफरेंस से जब आप उधर से लिक्विडिटी से अपने फंड्स निकालेंगे तो उस वक्त जितने पूल में लिक्विडिटी के रेशो होगी उस रेशो से आपको या तो एडा टोकन मिलेंगे या मिन स्वैप टोकन मिलेंगे। तो आपने इम्परमानेंट लॉस को जेन में रख के फिर आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है। ठीक है। अच्छा जी, अभी सैंडबॉक्स ने और OVR ने आपस में एक पार्टनरशिप की है, और मैं देख रहा था कि सैंडबॉक्स की प्राइस भी जो है पिछले कई हफ्तों महीनों से इसकी प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रैश, अब तो मेरा ख्याल है लेस देन $1 ट्रेड हो रही है। ये डेली का चार्ट है, वॉल्यूम ना होने के बराबर है।
यानी जो मेटावर्स का नैरेटिव था, जो कि फेसबुक की एक पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद एकदम बूम आया था मार्केट को, वो अब जो नैरेटिव है लग रहा है कि फिलहाल बेयर मार्केट में वो बिल्कुल दफन होता जा रहा है। लेकिन अगर आपने मेटावर्स में अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, मेरा मानना यह है कि मार्केट में जो नेक्स्ट नैरेटिव्स हैं, जो पॉपुलर नैरेटिव जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट की प्राइसेस को ड्राइव करने वाले हैं, उसमें मेटावर्स का भी लाजमी हिस्सा होगा। ये मेरी असेसमेंट है। तो आपने अगर मेटावर्स प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो सैंडबॉक्स, इसी तरह डिसेंट्रलैंड, इसी तरह ओवीआर, मतलब इस तरह के जो मेटावर्स प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ड्यू डिलिजेंस करने के बाद आप इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस वक्त जब आल्ट सीजन स्टार्ट होने लगेगा, उससे पहले पहले। अभी वैसे मेरी रिकमेंडेशन तो यही होती है कि जब कभी बेयर मार्केट हो, आप कोशिश करें उस बेयर मार्केट में बीटीसी में इन्वेस्टमेंट करें। जैसे बीटीसी की हाइप हो जाएगी, उसके बाद बीटीसी की प्राइस की रिकवरी होगी, सॉरी कंसोलिडेशन होगी, उस कंसोलिडेशन में जो आल्ट सीजन है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो उस वक्त आप जब जो जो आल्ट कोइन बाय करेंगे, उसमें आपको अच्छा खासा जो है वो रिवॉर्ड मिल सकता है। अच्छा जी, मैं जो ट्रॉन के यूएसडीटी स्टेबल कोइन है, उसको बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। पिछले चंद वीडियोस में मैं आपके साथ डिस्कस भी करता आ रहा हूँ, और मेरा सवाल बनता है जस्टिन सन से कि उसको आखिर मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है उसको। वो उसके पास कोलेक्ट्रल जो है वो 300 गुना कोलेक्ट्रल पड़ा हुआ है, तो वो अपना जो उसका स्टेबल कोइन है उसको $1 पैच क्यों नहीं कर रहा, क्या वो चाह रहा है। वो इस तरह मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, और अगर ऐसे करेगा तो लोग कैसे उसके ऊपर एतमाद करेंगे। ठीक है जी। आ, ये लास्ट में मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हमारा ये जो जीटी रोड है, एक्सप्रेस, इस्लामाबाद एक्सप्रेस, मकरान हाईवे और कराची पोर्ट, इसको वो एज आ गिरवी रख के स्कूप बॉन्ड जो है वो इशू करना चाहते हैं पाकिस्तानियों को या फॉरनर्स को जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब ये स्कूप बॉन्ड्स क्या होते हैं? रवायती जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है वो तो डेट बेस्ड होते हैं, यानी गवर्नमेंट आपसे कर्जा लेती है, उस बॉन्ड्स के मेच्योर होने पे जितनी परसेंटेज होती है, 7-8%, 5%, आई डोंट नो, मैंने कभी बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। लेकिन रवायती बॉन्ड्स में ये होता है कि आप कर्जे की कर्ज डेट बेस्ड जो है वो बॉन्ड्स होते हैं, जबकि स्कूप बॉन्ड्स में ये होता है कि आप एसेट बेस्ड बेस्ड आपको बॉन्ड्स मिलते हैं। अब जैसे कि आपको ये नज़र भी आ रहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो जीटी रोड, हमारे जो एसेट्स हैं, उन एसेट्स को पीछे गिरवी रख के उसके बदले जो है स्कूप बॉन्ड्स जो है वो इशू करेगी। उस स्कूप बॉन्ड से जो इन्वेस्टमेंट होगी, हमारा जो डोमेस्टिक कर्जा जात है हुकूमत के ऊपर, उससे थोड़ा उसका थोड़ा बोझ कम करने की कोशिश करेगी। ये मैं बात करके आप लोगों को कहूँगा वेलकम टू पुराना पाकिस्तान।